नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है टाइटल सूट का मुकदमा न्यायालय से कैसे जीतें। कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध में मुकदमा लाता है तो आप उस मुकदमा को, उस टाइटल सूट की मुकदमा को कैसे खारिज कराएं, कौन कौन से खारिज कराने के आधार हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों, जब कभी भी आप टाइटल सूट का मुकदमा न्यायालय में फाइल करें, दाखिल करें, तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि विपक्षी पक्षकार जो है आपके मुकदमे को खारिज न करा सके। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर आप टाइटल सूट का मुकदमा खारिज करा सकते हैं या मुकदमा आप जीत सकते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस का टाइटल है दहीबेन बनाम अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली। ये केस का टाइटल है दोस्तों। यह 2020 का जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 9519 ऑफ 2019, 9519 ऑफ 2019। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 9 अगस्त 2020। दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंचेज जो हैं, उन्होंने अपने निर्णय में सुनाया कि किन किन आधार पर टाइटल सूट का मुकदमा आप टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज करा सकते हैं ताकि वो मुकदमा आपको लंबा लड़ना न पड़े, और किन के आधार पर आप मुकदमा जीत सकते हैं। आइए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित इन आधारों के ऊपर में गौर फरमाएं। दोस्तों, इस तरह का प्रावधान सीपीसी में भी किया गया है। सीपीसी के अंदर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी जो है सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर में भी यह प्रावधान किया गया है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस दहीबेन वाले मामले में कन्फर्म किया है। दोस्तों, तो आइए अब एक एक करके ये देखें कि कौन कौन सा आधार है जिसके आधार पर आप विपक्षी पार्टी के टाइटल सूट को खारिज करा सकते हैं। पहला है दोस्तों कॉज ऑफ एक्शन। दोस्तों, किसी भी घटना का कारण होता है। अगर आप न्यायालय के अंदर में जाते हैं टाइटल सूट का मुकदमा करने, तो आपको कारण बताना होगा कि आप न्यायालय में क्यों आए। जब आपका ज़मीन कोई कब्जा करता है, आपका ज़मीन कोई दूसरा आदमी जाल फरेबी करके बेच देता है, तो ये कारण हुआ आपको न्यायालय में जाकर मुकदमा करने का कि उसके रजिस्ट्री को कैंसिल कराए, या आपका ज़मीन जो कब्जा कर रहा है उससे कब्जा को वापस ले। यानी आपको घटना का कारण, घटना का तिथि और घटना का समय अगर आप नहीं दिए अपने प्लेंट में, अपने वाद पत्र में, अपने क्लेम पत्र में, तो निश्चित तौर पर मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। अगर विपक्षी पार्टी इस तरह का आरोप लगा दिया, अगर अपोजिट पार्टी ने ये कह दिया कि इनका कॉज ऑफ एक्शन सही नहीं है, तो निश्चित मानिए आपका मुकदमा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंदर खारिज कर दिया जाएगा। सेकंड है दोस्तों कोर्ट फीस नॉट प्रॉपरली पेड। यानी दोस्तों, न्यायालय में न्याय का शुल्क होता है। दोस्तों, जब कोई आप मुकदमा दाखिल करते हैं न्यायालय में, तो उसका एक कोर्ट फीस जमा करना पड़ता है। अगर कोर्ट फीस आप कम वैल्यूएशन पर, जैसे प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख, लेकिन आपने 25 लाख पर कोर्ट फीस जमा कर दिया, अगर विपक्षी पत्रकार यह बात साबित कर दिया प्रॉपर्टी का कीमत 50 लाख है, लेकिन इन्होंने 25 लाख प्रॉपर्टी का कीमत दिखाकर कोर्ट फीस दाखिल किया है, ऐसी परिस्थिति में भी आपका मुकदमा न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहें दोस्तों, जब आप मुकदमा करें तो वो प्रॉपर कोर्ट फीस लगाएं, यानी जितने की प्रॉपर्टी हो उसके ऊपर में ही कोर्ट फीस लगाएं, आपका मुकदमा खारिज नहीं होगा, अन्यथा मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों प्रॉपर स्टाम्प फी नॉट पेड। यानी उचित रूप से स्टाम्प फी नहीं दिया गया। चूँकि दोस्तों, आप जानते हैं जब कोई ज़मीन आप खरीद बिक्री करने जाते हैं तो वहाँ पर एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प के द्वारा सरकार को आपको एक टैक्स देना पड़ता है, उसको कहते हैं स्टाम्प फी। यानी स्टाम्प के रूप में 1000 रुपये का स्टाम्प होता है, 5000 का, 10,000 का स्टाम्प होता है, इसे हम नॉन जुडिशियल स्टाम्प कहते हैं। इसके रूप में आप रजिस्ट्रेशन का फी न सरकार को देते हैं। दोस्तों, अगर स्टाम्प फी आपने कम दिया फिर भी आपका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। अगर विरोधी पक्षकार इस तरह का आवाज़ न्यायालय में उठा दिया या इस तरह का कोई पिटीशन न्यायालय में दिया कि इस रजिस्ट्री के अंदर में स्टाम्प फी कम पेड किया गया है, यानी वैल्यूएशन को कम दिखाकर सरकार को कम टैक्स दी गई है, विरोधी पक्षकार अगर इस तरह की बात न्यायालय में उठा देता है तो निश्चित मानिए आपका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। चौथा है दोस्तों, कुछ ऐसे लॉ हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिसके आधार पर भी आप मुकदमा खारिज करा सकते हैं। जैसे कहते हैं बार्ड बाय लिमिटेशन इन लॉ ऑफ लिमिटेशन। दोस्तों, हर मुकदमा दाखिल करने का न्यायालय में एक निश्चित समय सीमा होता है। जैसे किसी रजिस्ट्री को आपको चैलेंज करना है, सेल डीड को चैलेंज करना है जो रजिस्टर्ड है, उसके लिए समय सीमा 3 साल निर्धारित है। दोस्तों, घर में बंटवारा करना है, इसके लिए समय 12 साल निर्धारित है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से मनी रिकवरी सूट फाइल करना है अगर किसी पर पैसा वसूलने के लिए, उसके लिए भी समय सीमा 1 साल से 3 साल तक के बीच में है। अगर समय सीमा के बाद आपने कोई मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया तो वह मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। वाइवर, तो ये भी एक लॉ है दोस्तों, कानून है। वाइवर यानी अधित्याग। आपने इस संपत्ति को पहले किसी के पक्ष में त्याग कर दिया
और अब न्यायालय के अंदर में आते हैं कि नहीं, मुझे वो संपत्ति दिलाया जाए, वो मेरी संपत्ति थी। विरोधी पक्षकार कहता है कि इन्होंने पहले ही इस संपत्ति को त्याग कर दिया, ये लीजिए इनका त्याग का प्रपत्र, और आपको एक रिलिक्विशमेंट डीड वो दिखाता है। ऐसी परिस्थिति में आपके उस मुकदमा को भी न्यायालय खारिज कर देगी, क्योंकि उस संपत्ति को आपने पहले अधित्याग कर दिया है। एस्टॉपल विबंध, इसके आधार पर भी दोस्तों मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। विबंध का मतलब है कि कोई बात पर आप पहले जब एग्री हो चुके हैं, अब उससे आप मुकर नहीं सकते। मैटर वंस एडमिटेड कांट बी डिनाइड अगेन। अगर एक बार आप स्वीकार कर लिए हैं तो वहीं पर मुकदमा समाप्त हो गया। अगर आप उससे पुनः इनकार करते हैं तो एस्टॉपल कानून के अनुसार आपका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों, कानून का ये प्रावधान है दोस्तों, रेस जुडिकेटा। संपत्ति के किसी भी विवाद में न्यायालय में मुकदमा होता है तो एक बार न्याय निर्णय हो जाता है। अब पुनः न्याय निर्णय होने के बाद उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके वारिसानों के बीच में उसी संपत्ति को लेकर दोबारा मुकदमा अगर आपने किया, ऐसा मुकदमा रेस जुडिकेटा के अंदर खारिज कर दिया जाएगा। रेस जुडिकेटा का प्रावधान दोस्तों सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 11 में दी गई है। आप लोग भी इसे पढ़ ले सकते हैं दोस्तों। एक बार निर्णय हो जाने के बाद उन्हीं पक्षकारों के बीच में दोबारा मुकदमा उसी संपत्ति पर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो ऐसे मुकदमे को न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। अगर विरोधी पार्टी आवाज़ उठा दिया तब न्यायालय सो मोटो एक्शन नहीं लेती है दोस्तों। न्यायालय को बताना पड़ता है विरोधी पक्षकार के द्वारा कि इनका मुकदमा इस टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज होने योग्य है। पांचवा बिंदु है कि अगर प्लेंट जो आपने न्यायालय में फाइल किया है वो 2 कॉपी में फाइल नहीं किया है। अगर आप प्लेंट जो केस फाइल किए हैं न्यायालय के अंदर में एक ही कॉपी में किए हैं तो निश्चित मानिए आपका मुकदमा न्यायालय खारिज कर देगी। 2 कॉपी में इसलिए फाइल करना पड़ता है दोस्तों, 1 कॉपी जाता है प्रतिवादी के पास। अगला है यानी छठा पॉइंट है दोस्तों, जिसके आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, प्रोसेस फी नॉट पेड। दोस्तों आपका केस एडमिट हो गया, टाइटल सूट न्यायालय में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद न्यायालय आदेश करती है कि आप सम्मन कराने के लिए फीस पेमेंट करें। जब किसी भी पार्टी का या मुद्दालय का या प्रतिपक्ष जो होता है प्रतिवादी, या जिसे आप अंग्रेजी में डिफेंडेंट कहते हैं, इन लोगों के इनके यहाँ जब भी आप नोटिस भेजेंगे तो आपके पैसे से जाना होगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस चार्ज जमा करना होगा। अगर आप पेपर पब्लिकेशन कराएंगे तो पेपर पब्लिकेशन का चार्ज पक्षकार को ही देना पड़ता है जो केस किया। अगर आप उचित रूप से प्रोसेस फी अगर जमा नहीं किए न्यायालय के अंदर में तो निश्चित मानिए आपका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक बार प्रोसेस फी आपने जमा कर दिया, न्यायालय दोबारा आदेश दिया कि फिर से इस पर सम्मन भेजा जाए, फिर से पक्षकार को सम्मन भेजा जाए, दोबारा आपने कोर्ट फीस देने से इनकार कर दिया तो फिर आपका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए सावधान दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दही बेन बराम अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली वाले केस में, इस केस में इन्हीं 6 बिंदुओं को इंगित किया है, जिस आधार पर आप अगर चाहें तो अपोजिट पार्टी के द्वारा दाखिल किए हुए टाइटल सूट को खारिज करा सकते हैं, या आप अगर सही ढंग से इन बिंदुओं का एक्सप्लेन नहीं किया अपने प्लेंट के अंदर में तो आपका भी प्लेंट विपक्षी पक्षकार खारिज करा सकता है। इसलिए आपके सावधानी की चीज़ है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा उत्तर समाप्त हुआ जो आज का मेरा टॉपिक था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अगर इस तरह की समस्याओं से कोई सामना करना पड़ रहा हो तो इस जजमेंट के आधार में बताए गए जो आधार हैं उनके आधार पर न्यायालय में पिटीशन दे करके सामने वाले का मुकदमा खारिज करा सकते हैं। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।